हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग हैं मज़े में। आज हम बात करने के लिए ये सारी व्यवस्था करके आए हुए हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड। हो भाई साहब, कौन सा कलर से लिख रहा है? आयनिक कंपाउंड्स। तो पिछला वाला वीडियो जिसने जिसने देखा हुआ है, जिन लोगों ने पीछे पीछे वाला वीडियो देखा हुआ है, उन लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था कि बॉन्ड बेसिकली क्या होता है। बॉन्ड के ऊपर अपन ने सारा का सारा डिस्कशन कर लिया। बॉन्ड का एक छोटा सा स्टेटमेंट देना अगर हो कि बॉन्ड बेसिकली है क्या, तो बॉन्ड बेसिकली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज। ये बात हम लोगों ने देखी हुई थी, ठीक है। बॉन्ड के हम लोगों ने वहाँ पे टाइप देखे हुए थे। बॉन्ड के टाइप में मेजर लेवल पे हम लोगों ने वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखे थे। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग वाले कोटे में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की लिस्ट हम लोगों ने देखी थी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की लिस्ट में सबसे पहले हमको मिला था आयनिक, फिर हमको मिला था कोवैलेंट, फिर कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही कहानी हम लोग लेके चले गए थे। आज हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के, इस आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करना है। बॉन्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग मजबूत वाले बॉन्ड जो बनते हैं, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली कौन से वाले, आयनिक वाले के बारे में हमको बात करना है। अब आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? उन कंपाउंड्स का बोलना शुरू कर देते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर हम लोगों को आज चर्चा करनी है। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? सवाल पे सवाल है भाई साहब। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction between a metal and non-metal in ionic state। आयनिक स्टेट में जब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, इस अट्रैक्शन को हम बोलना शुरू कर देते हैं आयनिक बॉन्ड। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है, वो कौन सा है? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू, बॉन्ड formed due to complete transfer of electrons। अगर कहीं पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी से निकल करके दूसरे स्पीशी के अंदर चले जा रहा है, तो उस टाइप के स्पीशी के फॉर्मेशन में, उस टाइप के स्पीशीज के बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में जिस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं उनको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। और उन दोनों से जो कंपाउंड मिलकर के बनता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो बॉन्ड तो है ही नहीं, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है? एक नॉन मेटल और एक मेटल स्पीशी के बीच में है, जो दोनों आयनिक स्टेट में है। आयनिक स्टेट वगैरह में क्या है उसका मतलब समझ में आएगा। ये डेफिनेशन ज़्यादा फेमस है अपना, कि बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक स्पीशी क्या कर देती है? पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देती है, दूसरी स्पीशी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लेती है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है? एक आयनिक कंपाउंड बना के देख लेते हैं। एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड की कहानी क्या है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हमको ये बोल रहा है पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से, कि कोई मेटल है, किसके साथ ऐड होने वाला है? कोई नॉन मेटल के साथ ऐड होने वाला है, और क्या देने वाला है हमको? हमको एक आयनिक कंपाउंड देने वाला है, ठीक है। मेटल वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, बचपन से मालूम है। नॉन मेटल वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ऐसा डोनेट करने वाला मैं कौन सा ले लेता हूँ? अपना सबसे फेमस सोडियम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन सा ले लेता हूँ मैं? क्लोरीन। ये मिल करके मेरे को क्या बना के देने वाले हैं? सोडियम क्लोराइड बना करके देने वाले हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई, ये बहुत जनरल बात हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था इसका? 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था 287। ये अपना 1 जो है इस 7 को दे देगा, अपडेट होकर के बन जाएगा 28, और ये भाई साहब बन जाएंगे 288। इस तरीके से काम चल रहा था, ठीक है। ये तो जनरली हम लोगों ने होते देखा हुआ है ना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल देने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखते थे कि सोडियम में क्या होता था, कि सोडियम Na+ के स्टेट में आ जाता था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता था।
ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता था और Cl माइनस के स्टेट में आ जाता था। हमारे पास डब्बे में बचा फिर Na प्लस और बचा एक Cl माइनस। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। पहला वाला डेफिनेशन देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटल एंड नॉन मेटल स्पीशीज इन देयर आयनिक स्टेट। देखो ये किस स्टेट में है? ये Na प्लस के स्टेट में आ गया। ये अपना कटायन है, ये क्या है? अपना अनायन है। आयनिक स्टेट में है, आयन के जैसे है, आयन फॉर्मेशन बना लिया है। समझ में आता है? आयन के फॉर्मेशन में है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोला जाएगा? आयनिक बॉन्ड बोला जाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सादा सुधा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे टाइप का फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चार्जेस लगा रहे हैं ना इसके अंदर, चार्जेस जब भी कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। इस वजह से आयनिक बॉन्ड जो होता है उसको एक और नाम पड़ जाता है, उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स को एक और नाम पड़ जाता है। बहुत साधारण बातें हैं यार, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड्स को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलना शुरू कर देंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को एक छोटा सा टर्म सीखना पड़ेगा, नया नया ताज़ा। अभी तक की तो जो बातें थी वो तो ठीक ही थी, अब तुमको एक फ्रेश वर्ड सीखना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलोगे इसको? इलेक्ट्रोवैलेंस। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोली दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट शब्द यूज कर ही दिया, तो इसके साथ लगे तुमको एक छोटी सी बात सीख लेनी है, वो क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ नहीं होती। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अ मेटल। एक मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो गिन लो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय अ नॉन मेटल, ये चेक कर लो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब भी आयनिक कंपाउंड बन रहा था तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, बस इनका काउंट रख लो। एग्जांपल के लिए NaCl ले लेता हूँ, Na है, Cl है 281, यहाँ पे 287, एक इलेक्ट्रॉन देगा, उठ के यहाँ पे आ जाए। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? एक इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई एक। इस केस में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी? एक हो जाएगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1। सिंपल है। अब यहीं पे मैं बोल देता हूँ कि मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, तो MgCl2 बनेगा। Mg क्या करने वाला है? Mg 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि एक Mg जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और एक Cl जो होता है वो 287 है। 7 होने की वजह से वो इसमें से सिर्फ एक ही ले सकता है, तो एक Cl भाई साहब और आएंगे और यहाँ से इनमें से एक वो ले लेंगे। तो एक Mg ने 2 Cl के साथ बॉन्ड किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इस वजह से इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी बन गई 2। कितने बन गए इलेक्ट्रोवैलेंसी? 2 बन गई। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितने हो गए? 2। LCl3 कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इस केस में कितने बन जाने वाली है? 3 बन जाने वाली है। ठीक है, तो इतना तुम लोग बचपन से जानते हो ना। इसके अंदर मैंने तुम लोगों को नया क्या ही बता दिया, मैंने इसके अंदर तुम लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रोवैलेंसी के भी बारे में बताया। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जिस स्टैंडर्ड में हम हैं, जिस लेवल पे हम हैं, इस लेवल में हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड्स के साथ थोड़े से डिटेल्ड बातें करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड को हम क्या करने वाले हैं? डिटेल में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा झंझट करने के पहले सबसे पहली बात, जो हमारा मेटल हो एंड नॉन मेटल है, ठीक है, इनको आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है।
इसका मतलब हुआ गैस बनाओ मेटल का, लोहे का धुआं बना दूं ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी तुम बोलते हो कि तुम्हारा मेटल जो है या नॉन मेटल जो है इन लोगों के स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। बेसिकली ये जो मेटल है ना, ये हमारे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करने वाला है। अभी तो तुम लोगों को अंदाजा लगेगा, इनके बीच में यार कोई बॉन्ड वॉन्ड होता नहीं, ये लोग सिर्फ क्या होते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। इन लोगों को आइसोलेटेड होने की ज़रूरत है। आइसोलेटेड होने की ज़रूरत का ये मतलब होता है कि इनके अगल बगल दूसरा कोई एटम नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी एटम नहीं होना चाहिए। ये एटम क्या करेगा, इनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डालना शुरू कर देगा। अब यहाँ से ये धक्का मारेगा तो ये इस तरफ भागेगा, हम लोगों को लगेगा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इंटरफेरेंस डेवलप होने वाला है। ये इंटरफेरेंस हमको हमारे कैलकुलेशन के बीच में नहीं चाहिए। अगर मैं इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने की भी कोशिश कर रहा हूँ और इधर से कोई धक्का खींची शुरू कर दे अगर, तो ये फोर्सेस को डिस्टर्बेंस होने लगेगा, ये डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए। इस वजह से ये सारा फॉर्मेशन होने के पहले हमारा मेटल और नॉन मेटल कैसे स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म भी इसलिए बोला है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो जिस फॉर्म में वो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, आइसोलेटेड, एकदम इंडिपेंडेंट, उस स्टेट में हमको हमारा मेटल और नॉन मेटल मिलना चाहिए। अगर हमारा मेटल नॉन मेटल उस स्टेट में नहीं है तो थोड़ा सा इंटरफियरेंस जो है वो हमारे कैलकुलेशंस को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेंगे मेटल की। मेटल के बारे में हम जानते हैं, मेटल इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करने वाला है, मेटल लूज करने वाला है इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियस है। ठीक है, मेरा मेटल जो है वो कुछ तो होगा इसको, और ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद कैसे चार्ज पकड़ लेगा, पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेगा। क्या जूस चढ़ा है इसको ये काम करने का, ऑब्वियस है। घर में बैठे हुए तुम्हारे अगल बगल रखे हुए सारे मेटल जो हैं वो ये हरकत थोड़ी कर रहे हैं कि अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर पड़े हैं, कुछ तो हो रहा होगा। ठीक है, इनको लगती है एनर्जी, बिना एनर्जी के ये काम नहीं करते। ठीक है, तो ये करने के दौरान ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान से समझना, ये करने के लिए ये लोग जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। मेरे ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसको मेरे प्रोटॉन ने क्या करके रखा हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तुमको इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इसका इन्फ्लुएंस छोड़ के बाहर निकलेगा, तब इसके अंदर प्लस चार्ज जो है बढ़ेगा। तो Na से बन जाएगा, Na है समझो, तो Na से बन जाएगा Na प्लस, इसका क्या फॉर्म होएगा, आयन फॉर्म होगा। तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली साधारण सी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी को IE लिखा हुआ मिलता है कहीं ना कहीं, और कहीं कहीं डेल्टा IE मिलता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाती है, धीरे धीरे समझना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। कहीं कहीं एंथैल्पी शब्द यूज किया हुआ होता है। फिलहाल के लिए एनर्जी और एंथैल्पी आप लोगों के लिए एक बराबर शब्द है। अगर एनर्जी बोल रहा है या एंथैल्पी बोल रहा है, प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बातें एकदम बढ़िया। ठीक है, अब कर दो इसको थोड़ा सा, तो ये तो एनर्जी ले लिया। अब यहाँ पे कोई ना कोई नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल भाई साहब को ना बड़े कीड़े, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला था इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसका एक्सेप्ट कर लिया और खुद को क्या कर लिया, क्लोरीन लिखने की आदत हो गई है, खुद को क्या कर लिया, नेगेटिवली चार्ज कर लिया। अब यहाँ पे जो बना है ये अपना कटायन है, और यहाँ पे जो बन गया है ये अपना एनायन है। ठीक है, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या बन गया, एनायन। इसके दौरान इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या की, रिलीज की। थोड़ी सी एनर्जी इन्होंने क्या की है, इस केस में रिलीज की है। जो एनर्जी इन्होंने इस केस में रिलीज की हुई है उस एनर्जी को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं या एनर्जी बोलूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं या एनर्जी बोलूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग डिनोट कर देते हैं डेल्टा EG से, डेल्टा EG से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हमारे डिब्बे में हमारे पास एक M+ बचा हुआ है और हमारे पास एक नॉन मेटल बचा हुआ है नेगेटिव चार्ज से। ये दोनों क्या करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की तरफ इसे नज़दीक 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 सरकने की कोशिश करेंगे। अब कल की कहानी याद करो थोड़ा सा, एक भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, एक भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, इनको इनकी तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी।
ये लोग एक दूसरे के नज़दीक सरके, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितने तक पहुंची, मिनिमम तक पहुंची। ये लोग एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करें, फिर से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। किस स्टेट में रहने की कोशिश करेंगे, स्टेट में रहेंगे जहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे रहती है। ये जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के ऊपर इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे रहती है, इसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाता था, बॉन्ड लेंथ बन जाता है। इसका मतलब है कि अभी ये लोग एक दूसरे से दूर है, ध्यान से समझना। अभी ये लोग एक दूसरे से दूर है, ये लोग एक दूसरे के नज़दीक पहुंचेंगे। इधर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, पर इधर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम पे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब ये लोग एक दूसरे के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो अपनी एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी लूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। इस एनर्जी को बोला जाएगा लैटिस एनर्जी। इसका नाम रख लो LE, थोड़ी देर के लिए नाम बदलते चलिए, ठीक है। इसका नाम रख सकते हो तुम लोग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, सिंपल है, साधारण सी बात है। अब ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। इस तरीके से तो पूरा का पूरा फॉर्मेशन चलता है। इतना तो हम लोगों ने थोड़ा डिटेल पकड़ लिया कि कौन से एनर्जीज इसके अंदर इन्वॉल्व है और किस तरीके से फॉर्मेशन चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक टॉपिक उठा दूँ बीच में, मैं तुमसे पूछ लूँ कि फेवरेबल कंडीशंस बताओ, फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अगर एक आयनिक कंपाउंड मुझको बनाना ही है तो उसके लिए एनर्जीज के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ये बात मुझको बताओ, ठीक है। तो ये तीन एनर्जीज को हम लोगों को कंसिडर करना है, ये एनर्जी वाली, ये वाली और ये वाली। जो मेटल मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होना चाहिए या आसानी से उसने दे देना चाहिए, ले जा। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए या आसानी से दे देनी चाहिए, आसानी से दे देगा तो मुझको लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहली फेवरेबल कंडीशन क्या है मेरी, फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन मेरी बोलती है कि डेल्टा IE आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम। जितना कम लेगा भाई उतना अच्छा है। कहाँ है इसको आग लगा के सुलगाते बैठेंगे, कहाँ लकड़ी जलाएंगे इसके नीचे रखेंगे तब ये गर्म होगा तब अपना इलेक्ट्रॉन देगा। मजाक कर रहा हूँ, एनर्जी सप्लाई की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ अपने को समझ में आती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ की है, ठीक है। अब इससे वो इलेक्ट्रॉन वापस निकालना हो, इससे वो इलेक्ट्रॉन वापस निकालना हो तो उसको अपने को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ ने इसको पकड़ रखा है, छुड़ाना है तो वापस उतनी ही ताकत, जितना जोर से पकड़ के रखा है उतनी ताकत से तुमको इसको वापस पीछे खींचना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो इसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर लिया है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर लिया। जितनी ताकत से बाइंड किया है उतनी ही ताकत से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर ये बहुत मजबूती से बाइंड कर ले तो आसानी से निकलेगा नहीं, आसानी से निकलेगा नहीं मतलब एटमॉस्फेयर का अगर कोई भी एनर्जी इसके ऊपर पड़ता है तो इतनी आसानी से ये इसको छोड़ने नहीं वाला, बहुत एनर्जी लगेगी तभी छोड़ेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ये किस स्टेट में रहेगा, अनायन के स्टेट में रहेगा। जितनी देर तक अनायन के स्टेट में रहेगा उतनी देर तक कटायन के साथ क्या करते रहेगा, बॉन्ड बना कर रखेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंपाउंड मेरा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से ये एनर्जी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसने बनते समय ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की थी तो इन लोगों को छुड़ाने के लिए मुझको उतनी ही एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। कम एनर्जी से बॉन्ड हुआ था तो कम एनर्जी से सप्लाई होगा, धूप लगेगी छोड़ देगा, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी छोड़ देगा, फ्रिक्शन होगा छोड़ देगा। समझ में आता है, सिंपल सी बात है यार। इसके अंदर क्या होगा फिर, सेकंड कंडीशन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मैक्सिमम, जितना हो सके उतना अच्छा है। अब नेक्स्ट वाला भी टॉपिक कुछ इसके जैसा ही है, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी का क्या कहानी है कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से एकदम खींचते खींचते एक दूसरे के नज़दीक आए, एक जगह पे पहुंच गए। जब ये लोग एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, थोड़ा सा, बस इतनी सी एनर्जी अगर रिलीज़ करते हैं तो हम थोड़ी सी एनर्जी माचिस लगाओगे नीचे से तुरंत एक दूसरे को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अगर तुम्हारा सॉल्ट तुम धूप में रख दो और अलग हो जाए फटाफट, सोडियम अलग होने लगे, क्लोरीन अलग होने लगे, आयंस क्या अलग होना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम है। तुम्हारा सॉल्ट तुम अगर धूप में रखते हो, कहीं भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब वो लैटिस अपना बना रहा था, ये सब लैटिस होता है, ये जो 3 डायमेंशन में अपने आप को मॉलिक्यूल्स और सारा अरेंजमेंट बनाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, लैटिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जब लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा था बहुत एनर्जी रिलीज हुई,
ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जब सप्लाई करोगे तभी ये लोग अलग होंगे। जब बॉन्ड करते समय बहुत एनर्जी दिए थे तो अलग होने के लिए बहुत एनर्जी लेंगे। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी तुमको सप्लाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि बहुत देर तक ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। बहुत सारी एनर्जी के डिफरेंसेस ये आसानी से हैंडल कर लेगा। धूप, पानी, हवा इसको कुछ लगेगी तो आसानी से अपना फेस चेंज करने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी जो है तुम्हारी वो कैसी होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। कहीं हाई लिखा रहेगा, एक ही मतलब है, समझने की कोशिश करो इसको। लैटिस एनर्जी तुम्हारी कैसे होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल है, मान लो उतना सारा शर्ट स्टेबल है। कुछ होता है क्या इसको, धूप लगती है, पानी लगता है, कुछ भी होता है नहीं, स्टेबल है ना। अगर थोड़ी सी धूप लगने से फट के अलग हो जाता तो किसी काम का होता तो स्टेबल है तो अच्छा है ना। क्यों, क्योंकि शायद बॉन्ड के इसके अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे वो जब आपस में सब्सटीट्यूट्स होंगे, आपस में जब बॉन्ड किए तो बहुत सारी लैटिस एनर्जी रिलीज की। अगर 100 किलो कैलोरी रिलीज किया था और 10 किलो कैलोरी इसको कहीं से मिल रहा है तो 10 से तो हिलने वाला है, पकड़ के रखेगा अपने आप को। समझ में आता है, साधारण सी बात है यार, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो ये थे फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड जो है, इतनी सारी बातें तो पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तुम लोगों को कंसिडर करके चलना है। ये हो गया डिटेल। अब डिटेल के अंदर तो ठीक है, पर अपने को इसके अंदर न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे यार, क्वेश्चन भी तो आएगा। अब इसके अंदर अपने को कैसा पता चलिए, हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने बनाया NaCl बनाया, हम लोगों ने क्या बनाया MgCl बनाया, हम लोगों ने AlCl3 बनाया, नीचे RbCl बना सकता हूँ, ठीक है, CHCl बना सकता हूँ, CCM वगैरह, ये सब नीचे बैठे हुए हैं। मुझको कैसे पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा मजबूत है या ये वाला ज़्यादा मजबूत है या ये वाला ज़्यादा मजबूत है या ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके बीच में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है मुझको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक बस इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपेरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कंपेरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कंपैरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ने में तुमको सिर्फ इतना लिखना है कि जितना मजबूत हो सके, ठीक है, मैक्स टू मैक्स स्ट्रॉन्ग मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हमको देगा एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात, साधारण सी बात। अगर तुम लोगों ने जो बनाया हुआ, जो तुम लोगों ने सैंपल में जो मेटल लिया हुआ है और जो नॉन मेटल लिया हुआ है, उन दोनों को जो तुम कंबाइन कर रहे हो, तो ये अगर बहुत ज़्यादा मेटल है और ये बहुत ज़्यादा नॉन मेटल है, तो फिर इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी मजबूत बनेगा, पहली बात। और जो आयनिक कंपाउंड बनेगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसका मतलब हमको कौन से फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, हमको मेटालिक कैरेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। देखना बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। किस पे ध्यान देना है हमको, मेटालिक कैरेक्टर पे ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, इसके लिए हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे ध्यान देंगे कि कितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। बस दो चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। तो अगर मैं तुम लोगों के सामने एक डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम को ध्यान देगा। अगर ये ब्लॉक जो है वो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है तो तुमको इसमें से दो लाइनें बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है और एक लाइन ऐसे बनानी है। ये बता रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और ये नीचे वाली लाइन बताती है नॉन मेटालिक, अरे भाई साहब, कैरेक्टर इंक्रीजेस। इस पॉइंट पे जो भी बैठा हुआ है वो हाईएस्ट, ध्यान दो, हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है। पागल हो गया क्या मैं? इस पॉइंट पे जो बैठा है वो हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है और इस पॉइंट पे जो बैठा हुआ है वो हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर रखता है, सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वो सबसे लोएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ग्रीन वाला पार्ट इतना ज़्यादा सर में मत रखो, ये बात अभी याद रखो। ठीक है, और ये लोएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, अभी के लिए इसका कोई काम नहीं, फ्यूचर में है।
फ्यूचर में है, ठीक है, अभी के लिए नहीं है। देखें इधर हमको कौन कौन मिलता है, इधर हमको हाइड्रोजन मिलता है, सोडियम मिलता है, बेरिलियम मिलता है, और मैग्नीशियम मिलता है, लिथियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। सीसियम मिलता है, रुबिडियम मिलता है। यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल में 17 नंबर पे बात करता हूँ, ग्रुप नंबर 17 का, तो यहाँ पे फ्लोरीन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन मिलता है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेटल कौन मिलेगा तुमको, सबसे मजबूत मेटल? पहली बात तो इस तरफ वाला पूरा हिस्सा मेटल है, अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो अभी पता, पीरियोडिक टेबल में इस तरफ वाले सब मेटल, इस तरफ वाले सब नॉन मेटल, उसमें भी सब ऊपर हैं, जो ऊपर हैं वो थोड़ा, मतलब इस तरफ तो सब मेटल लगे ही हैं, इस तरफ सब टॉपर खड़े हैं, टॉपर में भी कोई टॉपर है, टॉपर में भी कोई टॉपर है, वो कहाँ पर है, नीचे। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सीसीएम बैठा हुआ है, मैं सीसीएम को ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे मजबूत मेटल और सबसे मजबूत नॉन मेटल फ्लोरीन को ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आयनिक बॉन्ड कैसा होगा, दोनों बहुत मजबूत है ना, इनका आयनिक बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत वाला स्ट्रांग होगा, ठीक है। कंपेयर कर दूं मैं इसको, अगर मैं इसको सोडियम के साथ, देखना मैं तुमको डायग्राम बता के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख नहीं रहा, और तुम लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसके लिए, ठीक है। इस बंदे ने किसके साथ बॉन्ड किया, फ्लोरीन के साथ, फिर इसके ऊपर उठो, पोटेशियम ने बॉन्ड किया फ्लोरीन के साथ, फिर ऊपर उठो, सोडियम ने बॉन्ड किया फ्लोरीन के साथ, फिर ऊपर उठो, लिथियम ने बॉन्ड किया फ्लोरीन के साथ। नीचे वाला सबसे मजबूत था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होते मिलेगा तुमको, कमजोर होते मिलेगा, ऑब्वियस है। ऊपर वाला सबसे कमजोर बॉन्ड बनाएगा, नीचे वाला सबसे मजबूत बॉन्ड बनाएगा, इसकी ताकत सबसे ज़्यादा, इसकी फिर उसकी, फिर इसकी, इस ऑर्डर में तुम इसको क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे। सिर्फ पोजीशन देखो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेता हूँ, सोडियम ले लेता हूँ, ठीक है। इस सोडियम ने क्या किया, इस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इस सोडियम ने क्या किया, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर सोडियम ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर सोडियम ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया। सबसे ज़्यादा पहले तो इसका तो मेटालिक कैरेक्टर फिक्स्ड है, कुछ नहीं, इसका मेटालिक कैरेक्टर कम ज़्यादा हो रहा है, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नीचे कम नॉन मेटालिक, ऊपर सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक जो होगा वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सिंपल सी बात, सिंपल है, क्लियर है, कर सकते हो, बहुत ईजी है यार, वैसे ही पकड़ लोगे। लिथियम को फ्लोरीन के साथ करवा दो, लिथियम के फिर थोड़ा सा और उलझा दूँ, नहीं ज़्यादा, वैसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम के साथ ऐसे ही कर सकते हो, वैसे तुम पोटेशियम के साथ भी कर सकते हो, पोटेशियम को Cl के साथ लगा दो, पोटेशियम को ब्रोमीन के साथ लगा दो, पोटेशियम को आयोडीन के साथ लगा दो, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन पड़ेगा, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन दिख जाए तो अच्छी बात है, इधर साइड से जितना ऊपर वाला दिख जाए उतना अच्छी बात, इधर साइड से जो नीचे वाला दिख जाए उतना अच्छी बात, इन दोनों का कंपेरिजन लगा दो, आसानी से तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है, कॉपी करोगे। अब ऐसी ही कंडीशन जहाँ पे हम लोगों को मेटल के बारे में पता करना पड़ा कि कितना मेटालिक है, नॉन मेटल के बारे में पता करना पड़ा कितना नॉन मेटालिक है, और इससे हमको हल्का फुल्का अंदाजा लगा कि आयनिक कंपाउंड कितना मजबूत या स्ट्रांग बन रहा है। वैसे आयनिक कंपाउंड जो है हमारे दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है कितना मजबूत ये बनेंगे, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये मेटल एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये बनते समय जो लैटिस एनर्जी रिलीज़ किया था, बता रहा हूँ मैं बार बार तुम लोगों को, इन दोनों चीज़ों के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो अभी तो हम लोगों ने इसको डिकोड कर लिया यार, इसको अपन ने समझ लिया कि मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर की वजह से ये कैसे मजबूत या कैसे स्ट्रांग बनेगा, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो गई, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसने बनते समय कितना एनर्जी रिलीज़ की थी, इसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की थी, इसने कितनी लैटिस एनर्जी रिलीज़ की थी, और इसने कितनी लैटिस एनर्जी रिलीज़ की थी, ये चीज़ के ऊपर मैं कैलकुलेशन करके अगर मैं तुमको हल्का फुल्का बताने की कोशिश करूँ, समझो इमेजिन करते हैं कि सोडियम ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड किया था और पोटेशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया, हल्का हल्का ऐसा कर लेते, थोड़ा सा गलत दिमाग लगा रहा हूँ फिर भी तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर तुम कैलकुलेट करते हो और ये समझने की कोशिश करते हो कि इनका जो बॉन्ड बना हुआ है, एनिक बॉन्ड बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टर, तो लैटिस एनर्जी बनाते समय, रिलीज करते समय इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कितनी एनर्जी रिलीज की थी और इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने कितनी एनर्जी रिलीज की थी, वो तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगी। वो जो कम ज़्यादा होगी उस कम ज़्यादा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लैटिस एनर्जी के हिसाब से इसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा लैटिस एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, और किधर गया भाई साहब, कहाँ चले गए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये छोटी मोटी बात हम लोगों ने कर ली अभी इसके ऊपर। अब लैटिस एनर्जी के ऊपर बात कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है।
घूम 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 घूम, ठीक है, हो गया। तो ये पार्ट मैं अब कर ले रहा हूँ, होपफुली आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है और ये हट गया। अब लैटिस एनर्जी, घूम फिर के छोटी मोटी बात यही है कि लैटिस एनर्जी भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। तो हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। हम लोगों को ये देखना है कि लैटिस एनर्जी पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को बस इतना ही याद रखना है तुमको कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही इतना एक रिलेशनशिप है। Q1 बेसिकली क्या हो जाता है, Q1 इज चार्ज, Q2 इज ऑल्सो चार्ज, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। R इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम। बॉन्ड लेंथ बोल दो डिस्टेंस को, अगर बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बोल सकता हूँ। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरा एक मेटल है, सोडियम क्लोरीन, दोनों एक दूसरे से एक सर्टन डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। आर, इसके ऊपर +1 का चार्ज लगा, इसके ऊपर -1 का चार्ज लगा हुआ है, समझ में आता। और मेरे पास क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम देखूंगा, Cl देखूंगा, +2 का चार्ज लगा हुआ है, -2 का चार्ज लगा हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R2, इसके बीच का डिस्टेंस है R1। मेरे को पता करना है कि इसने ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज़ की थी या इसने ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज़ की थी। सिंपल है, मैं चेक करूँगा Q1 कितना है, 1 डिवाइडेड बाय R1 कुछ तो होगा, क्या ही होगा, आंसर 1/R1 हो रहा है। यहाँ पे 2 2 ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, पर मुझको यहाँ पे लगता है कि इनके दोनों के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। AlCl3 की बात कर लेते हैं, Al3+ का चार्ज, Cl3- का चार्ज, दोनों मिल करके कुछ डिस्टेंस पे बैठे होंगे। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हमको सिर्फ देखना है कि चार्जेस क्या हैं, ठीक है। तो अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा लिख दिया जाए, NaCl को देखो, MgCl को देखो, MgCl2 को, AlCl3 को देखो और बताओ किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, मुझको लगता है कि इसका चार्ज ज़्यादा है AlCl3 का, इसका मॉडरेट है, और इसका कैसा है, कम है, इसका चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से इसने लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ की होगी, इसने लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ की है, चार्जेस के हिसाब से स्टेबल है, सिंपल है, ठीक है। चार्जेस के नज़रिए से देखना है तो सिंपल ये देखना है हमको। अब हम लोगों को साइज़ के नज़रिए से देखना पड़ेगा। चार्ज तो मैं बोल रहा हूँ, पर नीचे वो R1 R2 भी तो बन के बैठा हुआ है, वो भी तो कुछ कर रहा होगा बवाल R1 R2 भी तो कुछ तो कर ही रहे होंगे। अब कोई भी एटम, एक सोडियम का एटम ले लोगे, एक सोडियम का एटम ले लेते हो तो उसके अंदर तुमको कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा मिलता है, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो, ठीक है, समझ में आता है। और अगर तुम एक हाइड्रोजन का एटम लेते हो तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन तुमको क्या मिलता है, ऐसा मिलता है। अगर कोई हाइड्रोजन किसी से बॉन्ड कर रहा होगा तो कुछ एक सर्टन लेंथ होगी, और अगर एक सोडियम किसी से बॉन्ड कर रहा होगा तो देखो लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कैसा है, ज़्यादा है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये जो कुछ भी एलिमेंट है तुम्हारा जो बॉन्ड कर रहा है, ये अपनी बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करता है, तो उसका जो साइज़ होता है वो भी उसके अंदर मैटर करता है। मेरा साइज़ भी मैटर करता है, अगर मैं छोटा रहूँगा तो दूसरे से मेरा जो डिस्टेंस रहेगा वो भी कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, तुम्हारे मेरे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होगा, अगर हम लोग स्मॉलर यूनिट होंगे तो। और अगर मैं जितना बड़ा होते चले जाऊँगा उतना तुम्हारे मेरे बीच का डिस्टेंस भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यार, रिपल्शन तो प्रोड्यूस करेंगे ना, कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना रिपल्शन, अब ये इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे। रिपल्शन पे तो डिपेंड करता है कि वो कितना दूर खड़े होने वाला है, नहीं तो और नज़दीक आ जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो इसका जो है साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा, जितना साइज़ ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी क्या रिलीज़ होगी, उतनी ही कम रिलीज होने वाली, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन कैसा है, डायरेक्ट। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही लैटिस एनर्जी कैसी रिलीज होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो चार्जेस, न्यूक्लियर चार्ज के ट्रेंड को और इसके ट्रेंड को हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा अभी चार्ट में अपनी पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, तो मैं इस तरफ से इस तरफ अगर मूव करता हूं तो साइज डिक्रीजेस, देखना इस तरफ से क्या होता रहता है, साइज डिक्रीज, इस तरफ मैं जाता हूं नीचे तो साइज इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे x साइज है, यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, x-1, x-2, x-3, ऐसे साइज क्या होता जा रहा है, कम होता है। यहाँ पे साइज x है, नीचे की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x+1, x+2, x+3, क्या होते जा रहा है, यहाँ पे x+n बन जाएगा, यहाँ आते आते x-n बन जाएगा, इस कोने वाला क्या बन जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट, और यहाँ वाला सेकंड वाला सीसी में एक्चुअली
ये बन जाएगा मेरा लार्जेस्ट, एक्सेप्शन है, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये साइड वाला क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट बन जाएगा। ये वाले भाई साहब, अब इधर से यहाँ पे तुम क्लोरीन आयोडीन के पास हो, इमेजिन करो यहाँ पे तुम क्लोरीन आयोडीन के पास हो, ब्रोमीन आयोडीन के पास हो, ऐसे सोचना। अब नीचे की तरफ जब यहाँ से x माइनस एन से मूव करना शुरू करोगे तो इधर भी नीचे की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ तो इंक्रीज होता है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा वाला इस सबसे बड़े वाले के साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। यो बड़ा वाला यो बड़े वाले के साथ बॉन्ड कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ठीक है। और इधर ये सबसे छोटा वाला है फ्लोरीन, इस तरफ मैं चलता हूँ, इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, सोडियम के पास आ जाता हूँ। अब ये जो है इसके साथ बॉन्ड कर रहा है Na के साथ F, Na इधर ही है ना नज़दीक में, Na है हमारे पास, Mg है, लिथियम है, हाइड्रोजन है। मैंने किसको ले लिया सर, और पीछे सरक जाते हैं थोड़ा सा, लिथियम ले लेते हैं, Li को ले लेते हैं F के साथ। तो लिथियम खुद ही छोटा सा 3 इलेक्ट्रॉन वाला, फ्लोरीन उसमें नन्ना सा छोटा सा। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है तो इनके साइजेस कैसे हैं, छोटे हैं। आर इनकी वैल्यू इनकी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, समझ में आता है। तो रेडियस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्रेंड तुम्हारा कैसे काम कर रहा है। ट्रेंड पे तुम लोगों को ध्यान देना है, साइज का ट्रेंड इस तरफ से काम करेगा। अगला ट्रेंड तुमको नाम याद रखना है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का एक ही ट्रेंड है भाई, इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। लेकिन इस केस में हमको न्यूक्लियर चार्ज पे ध्यान देना नहीं रहता, हमको इस केस में ध्यान देना रहता है इलेक्ट्रोवैलेंसी पे, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी डिफाइन करती है कि कितना ज़्यादा इस केस में तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया हुआ। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते समय मैंने अभी 2 मिनट पहले तुमको बताया, NaCl को, फिर MgCl2 को, फिर AlCl3 को। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ +1 का चार्ज लगा हुआ है, इस पर +2 का चार्ज लगा है, इस पर +3 का चार्ज लगा, ज़्यादा चार्ज लगा हुआ है, थोड़ा कम थोड़ा कम। तो ये 1 2 हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हुए थे। तो ट्रांसफर में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतना Q1 Q2 का वैल्यू क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। और जितना नज़दीक खड़े हैं उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा, जितना दूर खड़े हैं उतनी लैटिस एनर्जी कम। ट्रेंड को रखो याद, इसको इससे बॉन्ड कराओगे बहुत कम एनर्जी, इसको इससे बॉन्ड कराओगे साइज थोड़ा सा बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर मैं लाइन में लगा दूँ LiF LiCl LiBr, ध्यान दो LiBr, और आगे लगा दूँ Li into I, तो I तो भाई साहब थोड़ा बड़ा है तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी ये रिलीज़ करेगा, फिर ये, सबसे कम ये रिलीज़ करेगा, फिर ये, सबसे ज़्यादा कम से कम, लॉजिक, ठीक है। अगर तुम Cl को फिक्स कर लो, अगर तुम Cl को फिक्स कर लो, ठीक है, कि मैं Cl के साथ ही सबको कराऊंगा, तुम सोडियम को Cl के साथ कराने की कोशिश करो, तुम लिथियम को Cl के साथ कराने की कोशिश करो, तुम सोडियम लिथियम को Cl के साथ बॉन्ड कराओ, फिर सोडियम को Cl के साथ बॉन्ड कराओ, फिर पोटेशियम को Cl के साथ बॉन्ड कराओ, सीशियम को Cl के साथ बॉन्ड कराओ, इन लोगों को बॉन्ड कराने की कोशिश करो, तो रुबिडियम को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे उसके हाल में, ठीक है। तो इधर नीचे जा रहे हो तो क्या होते जा रहा है, साइज इंक्रीज होते जा रहा है। ये लास्ट वाले का साइज थोड़ा बड़ा है, इसका साइज कैसा है, छोटा है। कम है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ किया होगा, इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ किया, फिर इसने सबसे कम एनर्जी रिलीज़ किया, क्योंकि इसका साइज सबसे लार्जेस्ट है। जितना ज़्यादा बड़ा उतना लेंथ ज़्यादा बड़ी, जितनी लेंथ ज़्यादा बड़ी उतना कम लैटिस एनर्जी रिलीज़ करेगा। जितना चार्ज होल्ड करेगा, चार्ज तो ये लोग बराबर ही होल्ड कर रहे हैं ना, ये इसने भी एक ही का इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक ही दिया है, इसने भी एक ही दिया है, इसने एक ही दिया है। तो जब सबके चार्जेस बराबर होते हैं तो हम लोगों के साइज पे ध्यान देते हैं। जब सबके चार्जेस डिफरेंट होते हैं तो फिर हम लोग उनके चार्ज को ही देख लेते हैं, सिर्फ +2 -2, जिसके चार्ज सबसे ज़्यादा बड़े, काम खत्म, सिंपल है। आसान है ना। तो बस यही है यानी कंपाउंड की कहानी। इसके अंदर तुम लोग इतनी बातें पढ़ना है, एक वीडियो लेक्चर अभी इसके ऊपर होएगा जिसके अंदर हम लोग बॉन्ड, हेबर साइकिल और ये लैटिस एनर्जी की जो कहानी है इसको और डीप में समझने वाले हैं। सारी डेप्थ पकड़ने के बाद मुझको लगता है कि इतना सिंप्लीफिकेशन होने से तुम लोगों का सारा काम सेटल हो जाएगा यानी कंपाउंड्स को लेकर के। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।